हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल मेडिक अड्डा प्लस में। स्टार्ट करते हैं। कल तक की जो हमारी वीडियो थी उसमें हम 390 हीमेटोलॉजी के एमसीक्यूज कर लिए हैं। 391 से भी अपन इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। जो लोग आज हमसे नए जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि अब की बार लैब टेक्नीशियन पार 2024 की बैच हमने स्टार्ट किया। इसमें किसी प्रकार का कोई पेड कोर्स नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। सब ये ऐसे एमसीक्यूज हैं जो बार बार एग्जामों में आपके पूछे जाते हैं। एग्जाम आपका ग्रुप 5 का हो, एनएचएम का हो, DSSB का हो या फिर RRB रेलवे का हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। हमारा जो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला बोला कि द मेजर साइट ऑफ रिमूव फॉर नॉर्मल इरिथ्रोसाइट, है ना, जो वृद्ध इरिथ्रोसाइट को हटाने का प्रमुख स्थल क्या है। इसी इरिथ्रोसाइट मरने के बाद कहाँ जाती है? वो जाती है आपके स्प्लीन के साथ। तो ये इसका करेक्ट जवाब हमारा हो जाएगा। पर अब यहाँ पर किडनी के बारे में 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था ग्रुप 5 में कि जो किडनी है ये आपके कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है। तो किडनी आपके दो प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करती है। पहला हार्मोन होता है रेनिन और दूसरा हार्मोन होता है इरिथ्रोपोएटिन। उसके बाद अगर हम लीवर की बात की जाए तो लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। हाँ, उसके बाद अपन बोन मेरो की बात की जाए तो बोन मेरो से दो प्रकार के मेरोस निकलते हैं। पहला होता है येलो बोन मेरो जो हमारे फैट सेल का निर्माण करता है। दूसरा जो है वो हमारा रेड बोन मेरो जो हमारा इरिथ्रोसाइट मतलब RBC का निर्माण करता है। क्लियर है? साथ ही ब्लड का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि द फॉलोइंग सेल आर ऑफ द माइलॉइड सेल लाइन एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट में भी ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो माइलॉइड कोशिकाएं हैं वो किस किस कोशिकाओं का फॉर्मेशन करती है। तो हमने जब आपकी RBC का फॉर्मेशन बताया था तो वहाँ पर बताया था कि जो आपकी माइलॉइड स्टेम सेल है, कौन सी? आपकी जो माइलॉइड स्टेम सेल है ये हमारे ब्लड का निर्माण करती है और WBC RBC प्लेटलेट का भी निर्माण ये करती है। तो जब माइलॉइड स्टेम सेल हमारी WBC का निर्माण करेगी, हमारे ब्लड का निर्माण करेगी, तो हमारा प्लेटलेट भी होगा, माइलोसाइट भी बनता है। उसके बाद मोनोसाइट, WBC का भाग है तो A भी बनेगा। पर जो हमारा टी लिम्फोसाइट है ये हमारा जो है माइलॉइड सेल से नहीं बनता। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टी लिम्फोसाइट। ओके, चलिए अगला यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है द मेजर इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन साइट इट था। मतलब यहाँ बताना है कि जो इरिथ्रोसाइट है उसका प्रमुख उत्पादन कहाँ पर होता है। मतलब जो आपकी RBC होती है वो कहाँ, कौन से कोशिकाओं में बनती है, कौन से ऑर्गन में बनती है आपकी RBC, हमको यहाँ पर पूछा गया है। तो जो आपकी RBC है वो कहाँ बनेगी? तो आपको मालूम है कि RBC आपकी बनती कहाँ है, आप बता देंगे। RBC हमारी बनती है बोन मेरो में। ठीक है, स्प्लीन का बता दिए थे कि स्प्लीन को कब्रिस्तान कहा जाता है, ग्रेवयार्ड कहा जाता है ना। लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। किडनी से दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक रेनिन और दूसरा इरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, और स्प्लीन का साइज जब बड़ा हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्प्लीनोमेगली। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि आ नॉर्मल मैच्योर इरिथ्रोसाइट हैज अ लाइफ स्पेन। आप यहाँ पर जीवन काल पूछ लिया किसका? इरिथ्रोसाइट का। इरिथ्रोसाइट क्या होती है? हमारी RBC। तो आप सभी को मालूम है कि जो RBC का जीवन काल कितना होता है? हमारा 120 दिन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि हॉवेल जॉली बॉडी जो है वो क्लिनिकली किस चीज में देखा जाता है, मतलब सीन किया जाता है ना। तो हॉवेल जॉली बॉडी जो आपकी है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जब हो जाता है तो आप इसकी स्लाइड बनाएंगे तो वाली बॉडी जो आपकी है देखने को मिलेगा। ये कैंसर की इसमें देखने को नहीं मिलेगा, TB की में नहीं दिखेगा, सिफिलिस की इसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म अपने को देखने को मिलेगा कि कैंसर। तो आपका कैंसर क्या होता है? कैंसर होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। ऑफ जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो शरीर के बाहर ग्रोथ करे तो भी कैंसर, शरीर के अंदर ग्रोथ करे भी तो कैंसर, है ना। उसके बाद TB किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस से होती है। जेडन निल्सन स्टेन इसके लिए अपन किए जाते हैं। अब सिफिलिस क्या है? सिफिलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है जो ट्रेपोनेमा पैलेडियम नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि द टू सेल
वो दो सेल के टाइप बताना है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना ग्रोथ फैक्टर, मतलब अपने आप के विकास के लिए स्वयं वो जिम्मेदार है। तो ऐसे कौन से दो सेल हैं यहाँ पर अपने को बताना है। यहाँ पर ऑप्शन हमको दिया गया है, पर ये जो दो सेल की बात करेंगे तो ये जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं ये स्वयं के विकास के लिए उत्पन्न होने का कारण बनते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कौन होगा आपका, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, पूछते हैं एलिप्लोसाइट विज्ञान है ना, इसकी मॉर्फोलॉजी कहाँ पर आपको देखी जाएगी। तो जो हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया में ये देखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जो कृत्रिम हृदय वाल्व वाले रोगी, मतलब कृत्रिम वाल्व मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको कृत्रिम वाल्व लगाया गया है। वाल्व कहाँ लगता है, आपके हार्ट में। हार्ट में क्यों, जब आपका हार्ट की दीवारें अच्छे से काम नहीं करती तो वहाँ पर वाल्व लगाए जाते हैं। तो अब ऐसे व्यक्ति को जो वाल्व लगा है उनका जो ब्लड स्मेयर बनाया जाए, उनका ब्लड लिया जाए, सैंपल लिया जाए और एक स्मेयर तैयार किया जाए। तो उनके जो स्मेयर में जो ब्लड का स्मेयर बनेगा उसमें क्या चीज़ हमको देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही पूछा गया है। पहला टारगेट सेल दिखेगा, बर्स्ट सेल दिखेगा, या सिस्टोसाइट दिखेगा, या फिर इपिटोसाइट दिखेगा। तो ऐसे व्यक्तियों में जो है सिस्टोसाइट जो है वो देखे जाते हैं। कैसे व्यक्ति में, जिनमें कृत्रिम वाल्व लगा हुआ होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, हाउ वुड अ सेल दैट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 9 माइक्रॉन एंड, मतलब ऐसा जो सेल है जिसकी जो 9 माइक्रॉन का सेल है आपके पास, कितने माइक्रॉन का, 9 माइक्रॉन का जो आपके पास सेल मौजूद है। तो ये सेल को कौन सी कैटेगरी में आप रखेंगे। आप उसको माइक्रोसाइट में रखेंगे मतलब छोटे में रखेंगे, मैक्रो में मतलब बड़े में रखेंगे, माइक्रोसाइट मतलब छोटे में रखेंगे, नॉर्मल में रखेंगे और नॉर्मल सेलेटी में रखेंगे। तो आपने देखा होगा कि जो आरबीसी नॉर्मल साइज की होती है उसका डायमीटर कितना होता है, 7.5 माइक्रॉन, पर ये 7.5 माइक्रॉन होता है। उसके बाद आप देखेंगे रेटिकुलोसाइट की, तो रेटिकुलोसाइट की कितनी होती है, 8 माइक्रॉन। 8 माइक्रॉन वाला थोड़ा बड़ा हो जाता है, पर ये जो 9 माइक्रॉन वाला है तो इसको अपन क्या कहेंगे, तो देखिए मैक्रोसाइट उसको अपन कहेंगे, काहे कि ये बड़ा हुआ है। माइक्रोसाइट कोशिका छोटी होती है 7 से, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल, मतलब जो 7.5 है उसको अपन नॉर्मल कहते हैं। अब इस प्रकार का प्रश्न आता है कि किस प्रकार का लाल रक्त कोशिका समावेश डीएनए का अवशेष है। तो अवशेष की बात आती है तो वहां पर जो करेक्ट जवाब हो जाता है वो हो जाता है हॉवेल जॉली बॉडी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका जो MCHC है वो 36% से ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों में कौन से व्यक्तियों में ये सब चीज़ दिखेगा, पर एक व्यक्ति में ये नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर देखेंगे एनीमिया की कंडीशन में दिखेगा, लीवर डिसीज में दिखेगा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में दिखेगा, पर जो फीवर किसी व्यक्ति होगा तो ये जो है MCH की जो वैल्यू है 36 से ऊपर अपने को देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फीवर। प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछता है कि जो माइक्रोसाइटिक सेल आपकी है उसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए माइक्रोसाइटिक कोशिका आपकी 7 माइक्रॉन तक होती है। मैक्रो की बात की जाए तो वो हो जाती है आपकी 9 माइक्रॉन तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो साइज इसके देखेंगे तो लेस देन 7 माइक्रॉन तक कम होगी। तो हम समझ लिए कि ये माइक्रोसाइटिक है। आप यहाँ पर माइक्रोसाइटिक ना पूछ के मैक्रोसाइटिक पूछ लेता तो वो अब हो जाता 9 से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार से अपने को ऐसे क्वेश्चन को भी हैंडल करना है। अगला बोल रहा है कि बेसोफिलिक स्ट्रिपिंग से बनता है। अब ये जो बेसोफिलिक स्ट्रिपिंग है वो हमारे RNA से मिलके बना होता है। RNA हमारा ऑप्शन में ये रहा। ठीक है, चलिए एक सिंपल सा पूछा है कि जो राइट स्टेन आप करते हैं हीमेटोलॉजी में तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखती हैं, पर एक चीज़ की कल्पना उसमें अपन नहीं किया जा सकता। तो देखिए राइट स्टेन जब भी करते हैं तो उसमें अपने को बेसोफिल मिलता है, मोनोसाइड मिलता है, न्यूट्रोफिल मिलता है, पर जो हिंस बॉडी अपने को उसमें दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर हमको सिवाय बोला है कल्पना नहीं की जा सकती बोलता है, तो यहाँ पर हमने को हिंस बॉडी लगाना है। ठीक है, क्योंकि बेसोफिल भी दिखता है, मोनोसाइड भी दिखता है, न्यूट्रोफिल भी दिखता है, पर हिंस बॉडी नहीं दिखता। तो यहाँ पर नहीं दिखता, मैं अपने को हिंस बॉडी लगा के आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि जो बोन मेरो इज एप्लास्टिक एनीमिया इज करेक्टराइज,
मतलब कि एप्लास्टिक एनीमिया किसी व्यक्ति को हो गया तो उसकी अस्थि मज्जा में क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। तो एप्लास्टिक एनीमिया के बारे में आपको बताया था, एनीमिया के बारे में बताया था। एनीमिया क्या होता है, जो आपकी आरबीसी होती है, आरबीसी की साइज छोटी हो जाना, आरबीसी की साइज बड़ी हो जाना, या फिर आरबीसी का किसी प्रकार से फॉर्मेशन ही ना होना, या फिर आरबीसी टूटने लगना। तो जब आरबीसी अलग अलग प्रकार से टूटती है, कम हो जाती है ना, तो हमको जो है एनीमिया की शिकायत बनती है। तो जो एप्लास्टिक एनीमिया होता है, इसमें जो बोन मेरो है वहीं से जो ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता। पर यहाँ पर एप्लास्टिक एनीमिया किसी व्यक्ति को हो जाता है तो अस्थि मज्जा में जो फैट की ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है। तो जब उनका फैट का अपन बायोप्सी करते हैं तो वहाँ पर हमको जो है फैट हमको ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमको देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दिया है कि हैविंग इंक्रीज फैट इन अ बायोप्सी। ठीक है, तो इसका करेक्ट जवाब तीसरा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आप एक पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बनाएं। अब वो ब्लड किसका था, एप्लास्टिक एनीमिया वाला व्यक्ति का था। तो उस जो एनीमिया वाला व्यक्ति है प्लास्टिक वाला, तो उनकी एनीमिया की जब परिधि रक्त की विशेषताएं देखेंगे तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर हमको न्यूट्रोपेनिया भी देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी देखने को मिलेगा, ल्यूकोपेनिया भी देखने को मिलेगा। कैसे व्यक्तियों में, जिसको पहले से ही एप्लास्टिक एनीमिया की शिकायत है। तो ऑल ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि जो एमसीवी है ये क्या इंडिकेट आपकी करती है। तो देखिए एमसीवी का फुल फॉर्म आपको पूछता है तो आपने बता दिया कि मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। एमसीवी का आपको जो नॉर्मल रेंज पूछा तो आपने बता दिया कि 90 फेदोलीटर तक ये होता है। उसके बाद अगर ये पूछ लिया कि जो एमसीवी है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। तो एमसीवी जो हमारा इंडिकेट करता है, ये करता है वॉल्यूम ऑफ एवरेज रेड ब्लड सेल्स। जो आपकी एवरेज रेड ब्लड सेल्स है उसको काउंटिंग करता है, उसके वॉल्यूम को बताता है। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस नॉट फाउंड इन द कोलोरोमीटर। तो जो आपकी कोलोरोमीटर होता है वर्णमापी होता है, उसमें क्या नहीं पाया जाता है। तो उसमें अपन देखेंगे भी पाया जाएगा, लाइट सोर्स भी पाया जाएगा, फोटो सेंसर एंड एनालाइजर भी उसमें पाया जाएगा, पर उसमें फ्यूल सोर्स हमारा नहीं पाया जाता। तो कोलोरीमीटर में हमारा क्या नहीं पाया जाता, फ्यूल सोर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। इनमें से कौन सी कोशिका रोमानोवस की स्टेन के साथ निम्नलिखित विशेषताएं प्रदर्शित करती है। उसमें जो है 2 से 3 लोब जो बैगनी और गुलाबी कलर के होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल सा है कि जिसमें 2 से 3 लोब होते हैं, गुलाबी कलर का होता है और साथ में बैगनी कलर का होता है। तो आपको मालूम चल गया कि जो लोब होते हैं 2 से 3 लोब हमारे न्यूट्रोफिल में होते हैं। तो हमने क्वेश्चन को देखते ही इसका आंसर क्या कर दिया, न्यूट्रोफिल। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा है, क्वेश्चन को थोड़ा हिंदी में देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि WBC का वह भाग, वह प्रकार जो अक्सर संक्रमित स्थल पर सबसे पहले पहुँचता है ना, वह ग्रेनुलोसाइट है और इसमें दाने होते हैं जो हल्के। जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस नॉट फाउंड इन द कोलोरोमीटर। तो जो आपकी कोलोरीमीटर होता है वर्णमापी होता है, उसमें क्या नहीं पाया जाता है। तो उसमें अपन देखेंगे कि उसमें कटल भी पाया जाएगा, लाइट सोर्स भी पाया जाएगा, फोटो सेंसर एंड एनालाइजर भी उसमें पाया जाएगा, पर उसमें फ्यूल सोर्स हमारा नहीं पाया जाता। तो कोलोरीमीटर में हमारा क्या नहीं पाया जाता, फ्यूल सोर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। इनमें से कौन सी कोशिका रोमानोवस की स्टेन के साथ निम्नलिखित विशेषताएं प्रदर्शित करती है। उसमें जो है 2 से 3 लोब जो बैगनी और गुलाबी कलर के होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल सा है कि जिसमें 2 से 3 लोब होते हैं, गुलाबी कलर का होता है और साथ में बैगनी कलर का होता है। तो आपको मालूम चल गया कि जो लोब होते हैं 2 से 3 लोब हमारे न्यूट्रोफिल में होते हैं। तो हमने क्वेश्चन को देखते ही इसका आंसर क्या कर दिया, न्यूट्रोफिल। अपन की बात की जाए तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो WBC का कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है जो अक्सर संक्रमित जगह पर सबसे पहले पहुँच जाता है।
है ना। और उसमें क्या है, उसमें दाने होते हैं वो हल्के बैगनी रंग के भी दिखाई आपको देंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो न्यूट्रोफिल है ये सबसे पहले संक्रमित क्षेत्र में पहुँच जाता है और सबसे बाद हमारा मोनोसाइट पहुँचता है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूट्रोफिल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि रक्त में सबसे बड़ी कोशिका जो रक्त प्रवाह को छोड़कर माइक्रोफेज बन जाती है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो छोड़ के माइक्रोफेज बना लेती है तो वो कौन सी हमारी मोनोसाइट है। मोनोसाइट हमारी डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका है और वो माइक्रोफेज भी हमारी बनाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि अ पर्सन विद ब्लड टाइप ए बी वुड हैव द फॉलोइंग एंटीजन ऑन द सरफेस। अब यहाँ पर जो व्यक्ति है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी पॉजिटिव है, तो उसके ब्लड में कौन से एंटीजन पाए जाएंगे। तो ए बी पॉजिटिव होगा तो सौभाग्य सी बात है उसके ब्लड में ए और बी एंटीजन पाए जाएंगे, पर उसमें किसी प्रकार का जो एंटीबॉडी जो है वो पाया नहीं जाता। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी एंटीजन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वन ऑफ दिस ब्लड सेल कैन बी डिस्क्राइब बी बिगिंग बाई कनकेव डिस्क। आप यहाँ पर बताना है कि उभयलिंगी डिस्क के आकार का कौन सा रक्त कोशिका आपका दिखाई देता है ना, डिस्क के शेप में। तो डिस्क के शेप में हमारी आरबीसी दिखती है और आरबीसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा हमारा इरिथ्रोसाइट। आपका पूछ रहा है कि जो ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको अपन क्या कहेंगे, है ना। रक्त का जो तरल भाग होता है तो ब्लड का तरल भाग तो आपको मालूम है उसको क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे उसको प्लाज्मा। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। होल ब्लड तो नहीं बोलेंगे कि होल ब्लड में ब्लड भी शामिल है, सेल्स भी शामिल है, प्लाज्मा भी शामिल है ना। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाता है ब्लड के तरल भाग को हम बोलते हैं प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन सरल सा पूछ लिया। आरबीसी का जीवन काल सबको मालूम है 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कोगुलेंट इज मोस्टली यूज फॉर द रूटीनली हीमेटोलॉजिकल। अब देखिए ज़्यादातर हीमेटोलॉजी में रूटीनली आपका कौन सा एंटी कोगुलेंट यूज होता है, ईडीटी। ईडीटी 1 ml ब्लड में कितना लेना चाहिए हमको, 1 ml ब्लड में 1.5 मिलीग्राम जो हमारा ईडीटी है वो होना चाहिए। सोडियम साइट्रेट कोगुलेशन फैक्टर के लिए अपन यूज़ करते हैं। सोडियम फ्लोराइड ग्रे कलर की जो टॉप ट्यूब होती है वो ब्लड शुगर के लिए अपन करते हैं। हेपेरिन आपका ऑस्मोटिक फैसिलिटी के लिए करते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी होती है तब हेपेरिन का अपन उपयोग करते हैं। ठीक है, जो हीमेटोक्रिट आपकी होती है पीसीवी, अगर उसका सैंपल आपने लिया किसी व्यक्ति का और वो नमूने में 41% हीमेटोक्रिट आया तो उसका मतलब क्या होगा। तो उसका जो मतलब होगा कि 41% हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि रोमानोवस के स्टेन है आपके पर एक नहीं है सिवाय। अब क्वेश्चन में जब ये एक्सेप्ट या सिवाय दिया जाता है तो यहाँ पर अपने को ध्यान देना है ना। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि इनमें से सभी तो पालन कर रहे हैं पर एक चीज़ है वो पालन नहीं करता। तो जो रोमानोवस के स्टेन की बात की जाए तो उसमें लिस्मन स्टेन भी होगा, जिम्सा भी होगा, राइट स्टेन भी होगा, पर मैक्सन फ्रंटल जो है फोंटाना ये जो स्टेन इसमें शामिल नहीं होता। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी डेज कैन ब्लड बी स्टोर विद द सीपीडीए। तो जो सीपीडीए का फुल फॉर्म पूछ लिया था 2023 ग्रुप 5 में कि सीपीडीए में ए का क्या फुल फॉर्म होता है। तो सीपीडीए में साइट्रेस फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन इसका फुल फॉर्म होता है ना। और सीपीडीए में सी जो है एंटीकोगुलेंट का काम करता है, पी यानी कि फॉस्फेट ये पीएच को मेंटेन करता है, डेक्सट्रोज टी मतलब इस शुगर को मेंटेन करता है और ए मतलब एडेनिन ये सिंथेसाइज के रूप में मदद करता है। इसका जो आपका जो ब्लड है वो कब तक चलेगा, सीपीडीए में जो ब्लड है वो आपका 28 दिन तक जो है वो सेफ होता है। ठीक है, चलिए पूछ रहा है कि सबसे छोटी जो है वो सुई जो गेज है वो कौन सी होगी। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए तो देखिए निडल गेज की बात की जाए तो निडल गेज या सुई गेज क्या होती है, जैसे कि लंबाई को नापने के लिए मीटर का उपयोग किया जाता है ना, उसी प्रकार से जो सुई है उसकी मोटाई को नापने के लिए गेज का उपयोग किया जाता है। अब जितनी छोटी गेज होगी उतनी बड़ी वो निडल होगी, मतलब उतनी मोटी होगी।
तो जैसे जैसे संख्या बढ़ते जाएगी नीडल जो गेज है उसकी जो मोटाई है वो कम होते जाएगी। तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा दिख रहा है 22, मतलब कि सबसे छोटा जो नीडल गेज हमारी हो जाएगी वो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से 22, इसका जो करेक्ट जवाब वो हो जाएगा। नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ हमने अभी 420 MCQs कर लिया है। हमारे MCQs अब बच गए हैं 80। तो 80 MCQs हम जल्दी से 2 क्लास में कवर कर लेंगे। तो जो लोग नए जुड़े हैं जिनको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे साथ सब्सक्राइब करके हमारे साथ पढ़ सकते हैं। हमारी वीडियो जो है डेली आती है। ठीक है, कल मिलते हैं नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ।